शाम का समय था और मुंबई की तंग गलियों में हल्की हवा बह रही थी। लेकिन आज उस हवा में अजीब सी बेचैनी थी, मानो खुद आसमान भी डर रहा हो कि इस रात के बाद आने वाली सुबह क्या लेकर आएगी। वहीं चूल्हे के पास खड़ी अनुपमा सोच में डूबी थी। सब्जी बनाते बनाते उसका ध्यान बार बार चौल की जर्जर परगटों पर टिक जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्डरों की हलचल तेज हो गई थी। और अनुपमा जानती थी कि जब बिल्डर की नज़र किसी जगह पर पड़ती है तो वहां के लोगों की नींद उड़ जाती है। उस छोटी सी चौल में जहां हर दीवार पर किसी न किसी परिवार की हंसी, रोना, सपने और संघर्ष की कहानी चिपकी हुई थी, वहां पर रहने वाले हर इंसान की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई थी। अचानक बाहर से आवाज आई, अनुपमा, चाय बनानी है क्या? ये आवाज थी डांस रानी की, वही चंचल, खुशमिजाज लेकिन दिमाग से बेहद तेज लड़की जो इस चौल की रौनक थी। अनुपमा ने जैसे ही उसे देखा एक नकली सी मुस्कान लाई और बोली, हाँ अभी लाई, तू बैठ। लेकिन उसी वक्त अचानक चौल के बाहर काले शीशों वाली कारें आकर रुकी और माहौल में डर फैल गया। बच्चों की हंसी थम गई, महिलाएं खिड़कियों से झांकने लगी और पुरुष बाहर जमा होने लगे। और तभी उतरी एक तेज आवाज वाली, भारी सोने के गहनों से लदी हुई महिला, राजनिताई, जो इस इलाके की नगर सेविका थी और सालों से चौल वालों की ढाल बनकर खड़ी होती आई थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर किसी रक्षक की नहीं बल्कि किसी सौदागर की मुस्कान थी। उसके पीछे बिल्डर प्राग कोठारी के कुछ आदमी खड़े थे। चौल वाले जमा हो गए और राजनिताई ने अपनी कड़क आवाज में कहा, सुनो सब लोग, प्राग कोठारी इस जगह को रीडेवलप करने वाला है। टावर बनेगा, जिंदगी सुधरेगी और जो अभी मान जाएगा उसे 50% ज्यादा फायदा मिलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ चेहरों पर लालच उतर आया, कुछ पर डर पसर गया और कुछ गुस्से से लाल हो गए। पर भीड़ से रास्ता बनाते हुए आगे आई अनुपमा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और हिम्मत भी। राजनिताई सिक्कों की खनक जैसी हंसी हंसकर बोली, ओहो, आ गई चौल की झांसी की रानी, तेरे लिए ही तो बुलाया है। अनुपमा ने हाथ जोड़कर कहा, राजनिताई, ये चौल ईंट पत्थर नहीं, यहाँ की हर ईंट में किसी का सपना है, कोई याद है, कोई रिश्ता है। इन्हें कोई बिल्डिंग खुश नहीं कर सकती अगर ये अपनी जड़ों से कट जाए। राजनिताई के चेहरे की हंसी अचानक तिरस्कार में बदल गई। जड़े खाकर घर नहीं मिलता बेबी, पैसा मिलता है, और वो मैं दिला रही हूँ। प्राग ने मुझे 50% मुनाफा देने का वादा किया है, और अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें इस नई बिल्डिंग में बड़ा फ्लैट, पार्किंग, सिक्योरिटी और एक बड़ी जिंदगी मिलेगी। बस हाँ कर दे। अनुपमा ने बिना पलक झपकाए कहा, चौल वाले लोग बिकते नहीं ताई, लड़ते हैं। ये सुनते ही राजनिताई का चेहरा कस गया और उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, कल बुलडोजर आएगा और चाहे तुम चिल्लाओ या चीखो, चौल टूटेगी जरूर। ये सुनते ही चौल में हड़कंप मच गया। बच्चों ने माओं को पकड़ लिया, बुजुर्गों की आंखों में डर उतर आया, लेकिन अनुपमा के कदम लड़खड़ाए नहीं। वो बोली, कल जब बुलडोजर आएगा वो अपने कदम लेकर वापस जाएगा, चौल नहीं टूटेगी। अगले ही दिन सूरज ने जैसे ही रोशनी फैलाई, चौल के बाहर लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट गूंज गई। उधर डांस रानी डरते हुए बोली, दीदी अब तो हमारी चौल सच में टूट जाएगी। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है ये चौल नहीं टूटेगी। तभी पुलिस वालों की सीटी, प्राग कोठारी के आदमी, चारों तरफ से घेराव और बुलडोजर का इंजन दहाड़ उठा। हर चेहरा सफेद पड़ गया और तभी पुलिस अधिकारी चिल्लाया, रुको, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। सभी की नजरें अनुपमा की तरफ गई। वो आगे बढ़ी और कागज ऊंचा उठाकर बोली, ये स्टे ऑर्डर है राजनिताई, अब ना तुम हटा सकोगी ना तुम्हारे बिल्डर साहब, क्योंकि ये चौल टूटेगी नहीं, ये चौल जिएगी। चौल तालियों से गूंज उठी और वही राजनिताई जिसने सालों तक इस चौल को बचाया, आज उसकी आंखों में हार उतर आई। उसने दहाड़ कर कहा, तो जंग शुरू। और अनुपमा ने एक लंबी सांस लेते हुए धीमी लेकिन धारदार आवाज में कहा, नहीं ताई, जंग नहीं, अब क्रांति होगी। भीड़ जय जयकार से भर गई। महिलाएं रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगी और उस भीड़ के बीच खड़ी अनुपमा की आंखों में आग थी, अपनी चौल, अपने घर, अपनी मिट्टी को बचाने की आग। और राजनिताई की आंखों में जलन थी, क्योंकि जो वो समझौते और सौदों से नहीं कर पाई वो अनुपमा ने एक रात में कर दिखाया था। इस दिन ने इस चौल की तकदीर नहीं, दुश्मनी लिखी थी। वो दुश्मनी जिसमें एक तरफ राजनिताई और बिल्डर माफिया थे और दूसरी तरफ अकेली लेकिन अडिग अनुपमा, जिसने ठान लिया था कि जब तक उसके जज्बे की सांसें जिंदा हैं चौल की एक भी ईंट नहीं गिरेगी। और यही शुरुआत थी उस लड़ाई की जो अब पीछे नहीं हटने वाली थी। अगले दिन चौल में हलचल थी, लेकिन डर की जगह अब उम्मीद की हवा बह रही थी। पिछले रात लोग सोए नहीं थे, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में हार नहीं, भरोसा था, अनुपमा पर, उसकी हिम्मत पर, उसके फैसले पर।
उस चहल पहल के बीच डांस रानी छोटे बच्चों को नाश्ता करा रही थी और बुजुर्ग एक कोने में चाय पीते हुए उसी बात को बार बार दोहरा रहे थे कि अगर अनुपमा नहीं होती तो आज हमारी चौल सिर्फ मलबा होती। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने पुराने लाल बैग में एक एक जरूरी कागज, फोटोकॉपी, जमीन के बोर्ड, रजिस्टर और स्टे ऑर्डर फाइल को सावधानी से रख रही थी, क्योंकि आज उसे कोर्ट जाना था। आज सिर्फ चौल का ही नहीं बल्कि उन लोगों के हक का फैसला होना था जो वर्षों से इस जगह पर जी रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस के 2 आदमी खड़े थे और उनके पीछे उसी शान से आती हुई राजनेताई दिखाई दी। उसकी चाल में अहंकार था लेकिन आंखों में बदले की आग। वो मुस्कुराई और बोली, अनुपमा बधाई हो। एक दिन की जीत बड़ी चीज होती है लेकिन युद्ध जीतना अलग बात है। बिल्डर प्राग कोठारी ने अभी शुरुआत की है। कल स्टे था, आज रिक्वेस्ट जाएगी, परसों कोर्ट में फिर अपील होगी और फिर बुलडोजर फिर आएगा। उसकी आवाज में एक अजब का तिरस्कार था, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। लेकिन अनुपमा ने शांत होकर जवाब दिया, लड़ना अगर आसान होता तो बहुत लोग लड़ते ताई, पर हिम्मत तो वही दिखाता है जो सच के लिए खड़ा होता है। ये सुनते ही राजनेताई का चेहरा कस गया और उसने गुस्से में गरजते हुए बोली, देख लेना, जब अदालत में बिल्डर के वकील तुझे घसीटेंगे ना तो तेरी ये आवाज कांप जाएगी। अनुपमा ने बिना डरे कहा, सच की आवाज कभी नहीं कांपती। इसी बात के साथ वो कोर्ट के लिए निकलती है और रास्ते में उसे चौल वालों के चेहरे दिखते हैं। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था और कुछ बच्चे उसके हाथ में अपना छोटा सा खिलौना रखकर कह रहे थे, दीदी हमारी चौल मत टूटने देना। वो आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखती है और फुसफुसाती है, भगवान अब तू ही मेरे साथ रहना। कोर्ट के बाहर खूब भीड़ थी क्योंकि अब ये सिर्फ चौल का मामला नहीं था, ये बिल्डर माफिया बनाम आम आदमी की लड़ाई बन चुकी थी। मीडिया जमा था, कैमरे ऑन थे और माइक हाथों में लिए रिपोर्टर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी कैमरों के बीच से प्राग कोठारी आता है। उसके चेहरे पर वो ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी जो ताकतवर लोगों की पहचान होती है। उसके पीछे हाई प्रोफाइल वकील और उसके दाहिने हाथ में एक्सपेंसिव वॉच की चमक। वो धीरे धीरे चलता हुआ सीधे अनुपमा के पास आता है और बहुत शांत लेकिन जहरीले अंदाज में कहता है, मिसेज अनुपमा शाह, या सिर्फ अनुपमा, तुमने गलत लड़ाई चुन ली है। मैं दीवारें नहीं गिराता, मैं शहर बदलता हूं और तुमने मेरे प्रोजेक्ट के सामने खड़े होने की जुर्रत की है। सोच लो, अभी भी वक्त है, सुलह कर लो। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुलह गलत के सामने नहीं होती, सुलह सिर्फ इंसानियत के साथ होती है। प्राग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर कोर्ट जो फैसला देगी उसे स्वीकार करना पड़ेगा और जब ये चौल गिरेगी ना तो याद रखना कि इसके मलबे में तुम्हारा गुरूर सबसे पहले दबेगा। कोर्ट में केस शुरू हुआ। जज ने सबूत और फाइलें मांगी। बिल्डर के वकील ने तर्क दिए कि चौल अवैध है, जगह अनसेफ है और रीडेवलपमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए है। उन्होंने चौल की फोटो दिखाकर कहा कि यह खस्ता हाल है और बिल्डिंग बनने से लोगों की जिंदगी सुधरेगी। वहीं वो ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि चौल के लोग जमीन के असली मालिक नहीं हैं और रीडेवलपमेंट रोकने का कोई कानूनी हक नहीं रखते। कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन जब अनुपमा की बारी आई तो वो घबराई नहीं। उसने हाथों में पुरानी मिट्टी से भरी फाइल खोली और बोली, जज साहब, ये चौल सिर्फ जमीन नहीं, ये इतिहास है। और उसने वो रजिस्टर दिखाया जिसमें पुरानी सरकार का स्टैम्प था और लिखा था कि ये जमीन उन मजदूरों को बसाने के लिए दी गई थी जिन्होंने मुंबई की रेल लाइन फैक्ट्री और दफ्तर बनाए थे। फिर उसने बुजुर्गों के हलफनामे पेश किए जिनमें उनका नाम, समय और रहने का प्रमाण था। वो बोली, ये लोग अवैध नहीं हैं, ये इस शहर का हिस्सा है, ये इस मिट्टी के हकदार हैं। जज ज्ञान से सुन रहे थे। बिल्डर के वकील ने फिर तर्क दिया कि रीडेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन तभी अनुपमा बोली, रीडेवलपमेंट जरूरी है या लोगों का उजड़ना? बिल्डिंग बन सकती है बिना घर तोड़े भी, पर किसी इंसान का घर छीना जाए ये विकास नहीं, लूट है। कोर्ट कुछ देर शांत रहा और जज ने फैसले के लिए सुनवाई अगले दिन तक स्थगित कर दी। कोर्ट से बाहर निकलते समय लोग अनुपमा के लिए तालियां बजा रहे थे। मीडिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन प्राग कोठारी का चेहरा बदला हुआ था। वो पहली बार असहज ही दिख रहा था। वहीं राजनेताई दूर खड़ी थी, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और आंखों में वो ईर्ष्या थी जो तब पैदा होती है जब कोई और सच में लोगों का हीरो बन जाए। उसी रात बिल्डर की मीटिंग चल रही थी। प्राग कोठारी गुस्से में बोला, उस औरत को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चौल कभी नहीं टूटेगी। राजनेताई ने धीमी आवाज में कहा, अब उसे इमोशन से नहीं, डर से हराना होगा। और उसी वक्त निर्णय लिया गया, ये लड़ाई अब कानून की नहीं, दबाव और साजिशों की होगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि सच की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब एक औरत खड़ी हो जाती है तो इतिहास बदल जाता है।